उद्धव ठाकरे को यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनके खिलाफ कुछ भी बोले महाराष्ट्र में। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने बोला तो पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया गया। देश के सबसे नामचीन पत्रकारों में से एक अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया गया। और ऐसे हालत में जबकि अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने में अहम भूमिका निभाने वाला परमबीर सिंह खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, राज्य के गृह मंत्री महावसूली में जुड़े हुए थे। अब जरा इस चीज को समझिएगा कि कहने के लिए बहुत आसान लगता है कि ये काम बंगाल की मुख्यमंत्री कर लेती हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर लेते हैं, बीजेपी कुछ नहीं कर पाती, अमित शाह कुछ नहीं कर पाते, अमित शाह की रीढ़ की हड्डी गल गई है। जो ही और नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई तो तथाकथित उग्रवाद सोच के थोड़े जो राष्ट्रवादी हैं वो बेचैन हो गए कि नारायण राणे की गिरफ्तारी हो जाती है, उद्धव ठाकरे कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अमित शाह कुछ नहीं कर पाते। तो इसी नारायण राणे को गिरफ्तार करने वाले उद्धव ठाकरे ने एक समय में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया था, और जिस पुलिस कमिश्नर के माध्यम से खेला हुआ था वो पुलिस कमिश्नर भागा भागा फिर रहा है। जिस गृह मंत्री ने, जिसके अंदर में पूरा पुलिसिया विभाग आता है, वो पूरा पुलिसिया विभाग जिस गृह मंत्री के अंदर आता है वो पूर्व गृह मंत्री भागे भागे फिर रहा है। इस देश में शायद पहली बार हुआ कि किसी राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ 6-7 वारंट हैं और उसको लेकर के पूरे अलर्ट पूरे देश भर में जारी किए गए हैं तमाम एयरपोर्ट। किसी राज्य के गृह मंत्री के लिए इस तरह के आदेश संभवतः पहली बार है। इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी, मुंबई पुलिस का कमिश्नर रहा परमबीर सिंह, इसके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस है। तो शायद महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसके पूर्व गृह मंत्री और पूर्व महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर, इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस है। लुकआउट नोटिस माफियाओं के खिलाफ होते हैं, लुकआउट नोटिस एंटी नेशनल तत्व के खिलाफ होते हैं, जिसके ऊपर देश को खतरा होता है कि आदमी देश से भाग जा सकता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा आसानी से महाराष्ट्र सरकार कर लेती है, ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर लेती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो इसका मतलब है कि आप उस सरकार से भी उसी चीज में आप उस सरकार को फंसा देना चाहते हैं जिस चीज में उलझ करके महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार अपने राज्य को बर्बाद कर रही है। बंगाल की ममता बनर्जी अपने राज्य को बर्बाद कर रही है। ऊर्जा आप एक जगह कहीं लगा सकते हैं। नीतीश कुमार जब इस चैलेंज को लेकर के बिहार में आए थे कि वो जंगल राज का खात्मा करेंगे, 2005 में बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, एनडीए के साथ नीतीश उसके मुखिया थे। 5 साल नीतीश ने बेहतरीन काम किया, बिहार नए नए सपनों की उड़ान भरने लगा। नीतीश से इतनी उम्मीदें बढ़ गई कि ऐसा लगा कि नीतीश बिहार को गुजरात और महाराष्ट्र से आगे ले जाएंगे। लेकिन सेकंड टर्म आया और नीतीश उलझ गए मोदी को पछाड़ने में। उनकी पूरी एनर्जी मोदी के खिलाफ लग गई कि वो अब प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट हैं। औकात रत्ती भर की नहीं थी, बिहार से बाहर की, एक बेहतर काम कर रहे थे, शुरुआत था, लेकिन नीतीश पूरी तरह से उस ऐसे जाल में उलझ गए कि एनडीए से बाहर हो गए। 2013 में जो ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, उस लालू यादव से मिल गए जिसके खिलाफ फाइट करके नीतीश को बिहार की जनता ने कद दिया था, और फिर पूरा बिहार फिर से जंगल राज की राह पर चल पड़ा। जिस चीज से निवृत्ति के लिए नीतीश बने थे, नीतीश लगातार फिर उसी में उलझते चले गए। 5 साल नीतीश ने इतना बेहतर काम किया था कि बिहार ने महसूस किया कि सड़कों का जाल बिछ गया है। बिहार की लड़कियों को, एक लड़कियों के जो 9th क्लास 8th क्लास में थी, उनको साइकिलें मिली। लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, साइकिल के लोभ में पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन कराया। उस लड़कियों के भाई साइकिल लेकर के, घंटी बजा करके ट्यूशन जाने लगे और बिहार में कायाकल्प होने लगा। लेकिन आगे के बाद नीतीश पूरी तरह से इसी जाल में उलझ गए कि वो मोदी के विकल्प हो सकते हैं, और फिर आरजेडी के साथ मिल गए। फिर बिहार को वो नीतीश कभी नहीं मिल पाया जो 2005 से 2010 के बीच था। मैं भटका नहीं, मैं ये विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि बंगाल और महाराष्ट्र की सरकार इन्हीं उलझनों में रही। कभी किसी अर्नब गोस्वामी को जेल भेजना है,
किसी नारायण राणे को जेल भिजवा देना है, कभी कभी अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी करनी है, और ये तमाम चीजों में उलझ करके सरकारें कुछ नहीं कर पाती। और आप और हम जब यही अपेक्षा जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करने लगते हैं, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार जो इस तरह की योजनाएं बना रही हैं उसमें फुस हो जाए। इसीलिए भ्रष्टाचार के आरोप में जिस पार्टी को, जिस सरकार को केंद्र से इतना दूर फेंक दिया देश की जनता ने, वो जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं तो वो फेल हो जाती है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की पूरी एनर्जी इसी पर लगती है कि उन्हें कौन क्या कह रहा है, उनके खिलाफ कौन क्या बयान दे रहा है। पत्रकार यदि अपने न्यूज चैनल में सवाल उठाए एक मुख्यमंत्री पर तो वो जेल चला जाता है। और महाराष्ट्र के खिलाफ इस कदर हुआ कि एक नायिका ने जब बोला तो उसे नॉटी कह दिया। इसी उलझनों में फंस करके सोचिए कि नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ईर्ष्या उद्धव ठाकरे की नारायण राणे से इस कदर बढ़ती चली गई कि नारायण राणे ने जो बयान दिया, एक केंद्रीय मंत्री को यह शोभा नहीं देता, उसे इग्नोर करके उद्धव ठाकरे बड़े हो सकते थे। जैसे इतनी जलील, इतनी घटिया बात कहने के बाद भी योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया था उद्धव ठाकरे के खिलाफ। उद्धव ने शिवाजी महाराज के अपमान के नाम पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतनी अमर्यादित टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश में बवाल मच जाए, पूरे देश में बवाल मच जाए। 2020-18 में यह बात कही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, 2020 में फिर से उनके योगी होने पर टिप्पणी की। अब इसी मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक शिकायत तहरीर दी गई है एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो यदि नारायण राणे के उस बयान पर, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान पर नारायण राणे जो केंद्र के मंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, अपने ही गृह राज्य महाराष्ट्र में उन्हें जेल भेजा जा सकता है, तो फिर उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं? तो यूपी पुलिस क्या उद्धव ठाकरे को उठाने के लिए महाराष्ट्र जाएगी या इंतजार करेगी कि जब कभी अयोध्या आएंगे, जब कभी वो राम के नाम पर भजन करने आएंगे, अपनी सांप्रदायिकता के नए नवेले चादर को हटा करके जब कभी वो उत्तर प्रदेश आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यह दांव चल के महाअघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। यदि उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी हो गई तो एक व्यक्ति, इस तरह के गंभीर मामले में गिरफ्तार व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है? दरअसल उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है और इसीलिए इस तरह के मामले अब अलग अलग ढंग से दर्ज किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार के एक और मंत्री के खिलाफ आज छगन भुजबल के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी अटैच कर दी गई। तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव सरकार के पूरे मंत्रिमंडल में, पूरा जो उद्धव सरकार का जो सरकार है और ये महाअघाड़ी की जो टीम है वो पूरी तरह से अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव के लिए सवाल उठता है कि उनके पूर्व गृह मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, ईडी से बच रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे में उद्धव ठाकरे नारायण राणे को गिरफ्तार करके खुद उसी दांव में फंस गए। आज फिर नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे के ऊपर उसी ढंग से हमलावर रुख अख्तियार किया। मैंने कल भी विश्लेषण में कहा था कि राजनीति में इस कदर की गिरफ्तारी राजनेताओं के कद को बढ़ाता है। नारायण राणे यही चाहते थे जो उद्धव ठाकरे ने किया, तो फिर योगी बाबा क्या करेंगे? इस लिहाज से क्योंकि पूरे उत्तर भारत में उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर के अक्सर गुस्सा रहता है, तो योगी ने भी ये दांव चल करके एक तरह से पॉलिटिकल दांव ही चला है। अब योगी उत्तर प्रदेश में उनकी गिरफ्तारी हो या ना हो, वो महाराष्ट्र की सीमा लांघ करके कभी बाहर उत्तर प्रदेश जाएं या ना जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस, यदि योगी अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से यह बनता है कि यदि इसी मामले के लिए उद्धव ठाकरे नारायण राणे की गिरफ्तारी करवा सकते हैं तो किस मुंह से वो योगी की पुलिस को मना कर पाएंगे, किस मुंह से योगी पुलिस के खिलाफ बयान दिलवा पाएंगे और किस मुंह से वो जमानत के खिलाफ अदालतों में चक्कर लगा पाएंगे। तो दरअसल योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को उन्हीं के हथियार से मारा है। इसी को कहते हैं कि उसी का खुराक, दुश्मन को उसी का खुराक खिलाया जाए। ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। दरअसल नारायण राणे से व्यक्तिगत ईर्ष्या ने, व्यक्तिगत लड़ाई ने
उद्धव ठाकरे को नई परेशानी में डाल दिया है।